गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो कल की क्लास में हम लोगों ने हीट, टेम्परेचर और थर्मोमीटर के बारे में अंडरस्टैंड कर लिया था, राइट। थर्मोमेट्रिक स्केल हम पढ़ने लगे थे, तो वो एक पार्ट फटाफट से करते हैं। लिखिए जरा, डिफरेंट थर्मोमेट्रिक स्केल्स। डिफरेंट थर्मोमेट्रिक स्केल्स। तो कौन कौन से स्केल्स पढ़ते हैं हम? डिग्री सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट। लिख दें। नंबर 1 डिग्री सेल्सियस या सिंपली सेल्सियस स्केल, केल्विन एंड फ़ारेनहाइट। ठीक है, ज्यादा हम इनके बारे में डिस्कस। अब इन सभी स्केल्स को बनाया किस बेसिस पे गया है? क्या हमने ये लिख लिया था कि रेफरेंस जो है वाटर का फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट कंसीडर होता है? ये पॉइंट लिख चुके हैं कि नहीं लिखा हमने? लिखे जरा, reference for the above scales, reference for the above scales has been chosen as freezing point of water and boiling point of water, as freezing point of water and boiling point of water, ठीक है, नो प्रॉब्लम, of water at 1 atmospheric pressure, at 1 atmospheric pressure। ठीक है, डन। अब पता है इन रेफरेंसेस को चूज करने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? जैसे ही प्रेशर चेंज होगा तो जो फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट चेंज कर जाते हैं, तो इसीलिए ये बहुत ही ज्यादा ऑथेंटिकेटेड नहीं था, बट काफी टाइम तक हम इसी को यूज करते रहे। ठीक है, तो चलो पहले इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। डिग्री सेल्सियस में स्केल कहां से कहां जाता है? 0 से 100। लिखे लिखे इन सेल्सियस स्केल, in Celsius scale, number of divisions between the chosen reference, number of divisions between the chosen reference is 100, ranging from 0 degree to 100 degree, ranging from 0 degree to 100 degree। Done। तो लिखिए in Kelvin, again the number of divisions is 100, again number of divisions is 100, from 273 to 373 Kelvin, from 273 Kelvin to 373 Kelvin। नेक्स्ट लिखें इन कैपिटल एफ लिख देना, इन फ़ारेनहाइट स्केल नंबर ऑफ डिविजन्स इज 180, number of divisions is 180, ranging from 32F to 212F, 32F to, ये तो याद भी होगा तुझे, कल डिस्कस किया था। 32 से 212 देखो, 32F to 212। ठीक है, क्लियर? अरमान फ़ारेनहाइट स्केल में बोला कि नंबर ऑफ डिविजन्स इज 180, रेंजिंग फ्रॉम 32 फ़ारेनहाइट टू 212 फ़ारेनहाइट। तो लिख दीजिए रिलेशन बिटवीन द टेम्परेचर on these scales is given below। Relation between the temperature shown by these या given by these scales is below, as below। आपने एक छोटा सा पैटर्न समझना है, क्या करना है? गिवन टेम्परेचर माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, क्या बोला? गिवन टेम्परेचर माइनस फ्रीजिंग पॉइंट अपॉन बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। तो देखें डिग्री सेल्सियस में
T डिग्री सेल्सियस माइनस 0 अपॉन 100 माइनस 0। टेम्परेचर माइनस फ्रीजिंग अपॉन बॉइलिंग माइनस फ्रीजिंग। ये तो हो गया सेल्सियस में। ऐसे केल्विन में T केल्विन माइनस 0 है कितना? केल्विन में फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? 273 अपॉन 373 माइनस 273 इज इक्वल टू, और फारेनहाइट स्केल में T डिग्री फारेनहाइट माइनस 32 अपॉन 212 माइनस 30। ऐसे एक होता है रूमर स्केल, उसमें जाएंगे तो रूमर स्केल माइनस वहां पे रहता है 0 to 80, 0 अपॉन 80 माइनस 0। तो ये ऑप्शनल है, नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, बट तीन स्केल्स का रिलेशन आपको अच्छे से पता होना चाहिए। करें क्विकली, याद करें क्या लिख रहे हैं हम? गिवन टेम्परेचर माइनस फ्रीजिंग पॉइंट अपॉन बॉइलिंग माइनस फ्रीजिंग। तो डिग्री सेल्सियस में वो 0 और 100 होते हैं, यहाँ 273 373 होता है, यहाँ पे 32 212 होता है। ये तीन एटलीस्ट आप लिख लीजिए। अच्छा, मुझे पता है क्यों लग रहा था, कल शाम की क्लास की रिकॉर्डिंग हुई थी, उसमें ही करना चाहूंगा। दैट इज व्हाट मेड मी। लिखा गया? फाइन, लिखिए। फाइंड द टेम्परेचर, फाइंड द टेम्परेचर for which Celsius and Fahrenheit scale read same. Find temperature for which Celsius and Fahrenheit scale read same. दोनों की रीडिंग सेम हो जाती है, वो टेम्परेचर फाइंड कर रहा है। तो क्या करें, दोनों के ऊपर से x लिख देते हैं, यहाँ पे भी x लिख देते हैं, x माइनस 0 अपॉन 100 इज इक्वल टू, यहाँ देखिए इसको भी x लिख दो, x माइनस 32 अपॉन 180। सॉल्व करो फटाफट, बताओ क्या वैल्यू आती है। रीडिंग सेम करनी थी ना, तो दोनों में उठा के x लिख दिया। तो x by 100 इज इक्वल टू x माइनस 32 by 180। फाइंड करें x कितना आ रहा है, करिए करिए, शाबाश, वेरी गुड हर्षील, एक्सीलेंट। सो इट कम्स आउट टू बी -40, बिल्कुल सही है। ये 0 कौन है? x becomes equal to x minus 32 है, 18 को इधर ले आओ, 18x is equal to 10x minus 320। सो अब देखें क्या बनेगा, ये बन जाएगा -8x is equal to 320। तो x is equal to -40। तो आप इसे याद भी रख सकते हैं, डिग्री सेल्सियस स्केल और फारेनहाइट स्केल के ऊपर -40 दोनों सेम शो करते हैं। ठीक है, इसमें एक तरह का क्वेश्चन हो रहा है जिसमें फॉल्टी थर्मोमीटर को डील किया जाता है। मतलब आपने एक थर्मोमीटर खरीदा, होना तो चाहिए था 0 से लेके 100, लेकिन उसमें जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो शो होता है 5 पे, और जो बॉइलिंग शो होती है वो 95 पे होती है। तो उसकी तो वर्किंग अलग हो गई एकदम। तो उसको अपने आप से एक अलग थर्मोमीटर कंसीडर करके आप क्या करेंगे, गिवन टेम्परेचर माइनस फ्रीजिंग अपॉन बॉइलिंग माइनस फ्रीजिंग। तो ये फंडामेंटल क्लियर है तो क्वेश्चन मुश्किल है। लिखिए जरा, लिखिए, a faulty thermometer, a faulty thermometer reads freezing point at 5 degree Celsius and boiling at 95 degrees Celsius. Freezing point at 5 degrees Celsius and boiling at 95 degrees Celsius. What would be its measurement? What would be its measurement for 40 degrees Celsius? तो जब एक्चुअली टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस होगा उस समय ये क्या मेजरमेंट शो करेगा, ये बताना है। For 40 डिग्री सेल्सियस, व्हाट विल बी इट्स मेजरमेंट फॉर 40 डिग्री सेल्सियस? करें शाबाश। जब एक्चुअली में 40 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होगा तो ये कितना शो करेगा? तो मान लेते हैं ये x शो करेगा, तो फिर से x माइनस फ्रीजिंग अपॉन बॉइलिंग माइनस फ्रीजिंग, ये समझाया? रिलेट करना हो तो x माइनस फ्रीजिंग अपॉन बॉइलिंग माइनस फ्रीजिंग इज इक्वल टू, अब देखिए कितने को, 40 को,
40 माइनस फ्रीजिंग अपॉन बॉइलिंग माइनस फ्रीजिंग। कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस ये छोटी सी बात कोरिलेट करनी है। तो करें फटाफट से, शो कर दीजिए क्या वैल्यू आती है इसकी। I am waiting for your answer. Come on, quick. X minus 5 by 90 is equal to 40 by 100. एक जीरो यहाँ से, एक जीरो यहाँ से. X minus 5 is equal to 36. X is equal to 41. Simple. बताओ ना क्या मुश्किल था इस कैलकुलेशन के अंदर. 41 ठीक है तनिषा, बिल्कुल सही. X minus 5 upon 90 becomes equal to 40 by 100. 1 0 is gone, 1 0 from here. So X minus 5 is equal to 9 4 is 36. X is equal to 36 plus 5, that is 41. ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन इसके ऊपर पूछे जाते हैं. राइट. अब इसमें और बहुत सारी चीजें हैं नोट्स के अंदर ना, तो ये तो मैंने कंप्लीट बना रखे थे पहले की पॉइंट से. जब टाइम रहता था करने के लिए भी कुछ टूल्स का बहुत ज्यादा प्रेशर है आपके ऊपर, तो आप क्या क्या चीज करेंगे. इसमें ना ट्रिपल पॉइंट के बारे में जस्ट हम डिस्कस करेंगे. तो आप लिखिए अपनी कॉपी में स्टार मार्क करके लिखिए एज, स्टार मार्क करके लिखिए एज freezing point and boiling point, as freezing point and boiling point do not remain fixed, do not remain fixed, that is their value changes with pressure, that is their value changes with pressure. Hence reliability decreases, hence reliability decreases. efficiency बोल सकते हो, efficiency decreases. आया समझे? तो वैल्यू गलत भी मिल सकती है. तो कुछ ऐसा चाहिए था जो बिल्कुल ही फिक्स्ड रहता हो, एंड दैट इज ट्रिपल पॉइंट. तो लिखिए ट्रिपल पॉइंट ऑफ ए substance, triple point of a substance defines a specific combination of pressure and temperature, specific combination of pressure and temperature for which all three states of matter, for which all three states of matter remain in equilibrium, for which all three states of matter remain in equilibrium. ठीक है, ये एक ही हो सकता है, इसमें कभी कुछ इधर उधर हो ही नहीं सकता. तो देखिए जरा आपके नोट्स में पेज नंबर 3 पे राइट टॉप पे लिखा होगा ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर. The triple point of water is the state at which all the three phases of water, namely ice, water, ice, liquid water and water vapor, are equally stable and coexist in equilibrium. It is unique because it occurs at a specific temperature. Temperature कितना 273.16 Kelvin and a specific pressure of 0.46 क्या centimeter of mercury, right? 0.46 centimeter of mercury. Thus for water P triple और T triple आपको पता चल गया. जैसे P ट्रिपल और T ट्रिपल पता चले तो ये यूज करने के लिए इजी हो गया. तो अब कहते हैं इन मॉडर्न थर्मोमेट्री द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इज चोजन टू बी वन ऑफ द फिक्स्ड पॉइंट्स as it is characterized by a unique temperature and pressure, so it is preferred over the conventional fixed points, namely the melting point of ice and boiling point of water. Melting point and boiling point both change with pressure. Moreover, the presence of impurities changes their values, but the triple point of water is independent of external factors. तो मैंने लिखवा तो दिया, बट ये आखिरी पैराग्राफ आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया. मैंने प्रेशर लिखवाया था, आप साथ साथ इंप्योरिटीज को भी इंक्लूड कर सकते हैं. सीधी सी बात है, फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स नहीं रहते, उनको कुछ चीजें अफेक्ट करती हैं, लेकिन ट्रिपल पॉइंट हमेशा फिक्स रहता है, तो उसे यूज किया जा सकता है. अब आपको पी ट्रिपल और टी ट्रिपल की वैल्यू पता लग गई, उसे कैसे यूज कर सकते हैं, ध्यान से सुनना भाई. P1 है ना, V1 इज इक्वल टू nRT. ऐसे ही P ट्रिपल राइट इनटू V, वॉल्यूम को सेम ही कंसीडर करोगे, इज इक्वल टू सेम गिवन वॉल्यूम के लिए P ट्रिपल इज इक्वल टू nRT ट्रिपल. समझ आता है?
मैंने वॉल्यूम को कांस्टेंट किया, तो ये कैसा थर्मोमीटर है? कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर। पढ़ा था कल हमने, कांस्टेंट वॉल्यूम भी होता है और कांस्टेंट प्रेशर भी होता है। सो कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर के अंदर आप दो तरह से समझिए कि अगर आप ट्रिपल पॉइंट को डिस्कस करते तो ये आता, और गिवन टेम्परेचर T1 के ऊपर क्या है, रेशो कंसीडर कर दो। आप क्या निकालना चाहते हो? T1 निकालना चाहते हो ना, सो फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर दो। इधर से क्या मिलेगा? P1 बाय P ट्रिपल इज इक्वल टू n कट गया, r कट गया, T1 बाय T ट्रिपल। अब प्रेशर तो आपने यहाँ से, आपको ऑलरेडी पता होगा, आपने जो थर्मोमीटर है वहां से आपने प्रेशर मेजर किया होगा, वो प्रेशर मेजर करके आपने यहाँ पुट कर दिया इक्वेशन के अंदर। P ट्रिपल T ट्रिपल आपको ऑलरेडी पता होता है, जो भी आप गैस या सब्सटेंस यूज कर रहे हैं। बचा क्या? T। सो प्रैक्टिकली प्रेशर निकाल के यहाँ पुट कर दो, आपको टेम्परेचर मिल जाएगा, एक्यूरेट है। होप इट इज क्लियर। सो बस ये समझना था आपको। केल्विन स्केल, जिसको कि एब्सोल्यूट स्केल बोला जाता है, कारण क्या है? व्हाई डू वी कॉल केल्विन स्केल एज एब्सोल्यूट स्केल? बिकॉज़ उसका जो जीरो है वहां पे सब कुछ एग्जिस्ट करना बंद कर देगा, मतलब एक गैस का वॉल्यूम वहां पे जीरो होता है। पता है आपको ये? नहीं, केल्विन में जो जीरो होता है वो कितने डिग्री सेल्सियस होता है? -273 डिग्री सेल्सियस। तो -273 डिग्री सेल्सियस कैसे निकाला गया? आपको ऐसे समझाता हूँ। आप अगर ग्राफ बनाने जाते हैं तो ये कुछ ऐसे बनता है, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में। 0 डिग्री सेल्सियस पे गैस का कुछ ना कुछ वॉल्यूम रहेगा और वो लीनियरली चेंज करता है। कौन सा लॉ होता है? प्रेशर कांस्टेंट होगा तो वॉल्यूम और टेम्परेचर वेरी करते हैं। हाँ, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गay-lussac लॉ भी पढ़े नहीं आपने? हाँ, जो जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहता है उसमें क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। अभी क्या होता है, अगर आप उसको डिग्री सेल्सियस के हिसाब से बनाते हो तो वो जीरो से नहीं पास करते, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम जीरो नहीं। इसे फिर जब बैकवर्ड एक्सटेंड किया गया तो ऐसा देखा गया कि ये जो वैल्यू निकलती है वो कितनी आती है? -273.15 केल्विन टू बी एग्जैक्ट। तो एक नया स्केल बनाया गया जिसमें इसे जीरो रखा गया। वो स्केल कौन सा बन गया? एब्सोल्यूट स्केल। उसकी जीरो पे जाके गैस का वॉल्यूम सीज कर जाता है, मतलब वो कितना हो जाता है? जीरो। आई होप क्लियर है आपको। तो आपके नोट्स में भी ये बना होगा, देखिए इन्होंने प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का रखा है। तो ये देखिए यहाँ पे ये बना हुआ, ये आप ड्रॉ कर सकते हैं। और इसी तरह से चलो, जो मैंने बनाया वो इधर बना हुआ है लेफ्ट साइड में। एब्सोल्यूट जीरो एंड एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर मिला। उसमें देख सकते हैं आप वॉल्यूम और डिग्री सेल्सियस जब बना रखा तो -273 तक एक्स्ट्रापोलेट किया हुआ, क्योंकि वो एग्जिस्ट नहीं करता ना, हम तो यहाँ से मेजर करते हैं, स्केल जीरो से मेजर करते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ वॉल्यूम होता है, बैकवर्ड एक्सटेंड करते हैं। क्लियर? चलिए फाइन। अब ये एडवांटेजेस वगैरह आप खुद से पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, ये एग्जाम में नहीं आती। सिर्फ इतनी सी बात मैं चाहूंगा कि आप जरूर पढ़ लें। एडवांटेज ऑफ यूजिंग मर्करी एज ए थर्मोमेट्रिक सब्सटेंस, पेज नंबर 4 के लेफ्ट बॉटम पे। मर्करी स्टिक नहीं करता, वेपराइज नहीं होता, राइट? यूनिफॉर्मली हीट होता है, यूनिफॉर्मली हीट होता है, और ये हल्का फुल्का शाइन होती है इसके अंदर, तो विजिबल अच्छे से हो जाता है। अगर आप कभी थर्मोमीटर में ऐसे करके देखते हो तो बहुत ही ऐसे घुमा के एग्जैक्ट करके देखना पड़ता है, तो कुछ भी लिक्विड ऐसा होता है जो शाइन नहीं करता तो उसको देखना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि कैपिलरी होती है ना। कर सकते हैं? ठीक है, इसमें लो स्पेसिफिक हीट मेंशन्ड है, उसका मतलब अभी आपको समझ नहीं आएगा, वो जब मैं पढ़ा दूंगा स्पेसिफिक हीट तब दोबारा से समझाऊंगा। फाइन, दैट इज ऑल। बस आपको ये पता होना चाहिए कि प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर जो होता है, प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर किस काम आता है? टेम्परेचर मेजर करने का काम आता है। किस चीज की वेरिएशन को समझ के? रेजिस्टेंस की वेरिएशन को समझ के। तो सीधा मैं उस टॉपिक पे आता हूं जिससे आपको क्वेश्चन आने हैं, थर्मल एक्सपेंशन। राइट, लिखे अपनी कॉपी में थर्मल एक्सपेंशन, लिखे लिखे शाबाश। थर्मल एक्सपेंशन मैं बिल्कुल कंक्रीट जो एग्जाम में लिखने वाले सिर्फ वही लिखूंगा। थर्मल एक्सपेंशन, राइट डाउन, लिखिए। एवरेज kinetic energy of molecules of a substance, average kinetic energy of molecules of a substance is directly proportional to its temperature, is directly proportional to its temperature, and with increase in temperature to its
टेम्परेचर ये हमेशा केल्विन में लेना होता है, जो हमने बोला ना, क्वेश्चन जब सॉल्व करते हो तो टेम्परेचर शुड बी कंसीडर्ड इन केल्विन। फिर क्या लिखा, एंड with increase in temperature, average equilibrium separation, with increase in temperature, average equilibrium separation between molecules also increases. ये है सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आपके लिए। With increase in temperature, the average equilibrium separation between molecules also increases, and hence an increase in length, area and volume is observed. An increase in length, area and volume is observed. तीन चीज होती है, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम। लेंथ, एरिया एंड वॉल्यूम इंक्रीज इज ऑब्जर्व। ठीक है, सो दिस इज नोन एज थर्मल एक्सपेंशन। सो इंक्रीज इन साइज बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। ये आपको तीन चीजों के लिए पढ़ना होता है, लेंथ, एरिया एंड वॉल्यूम। होप इट इज क्लियर टू यू। तो लिखिए अब जरा, नंबर 1 लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन, तो इंक्रीज इन लेंथ of a given wire or rod, increase in length of a given wire or rod with increase in temperature, defines its linear expansion. अब लिख दें, इंक्रीज इन लेंथ, नेक्स्ट लाइन में, इंक्रीज इन लेंथ is directly proportional to, increase in length is directly proportional to, number 1 ओरिजिनल लेंथ। भाई कोई रॉड जितनी बड़ी होगी, लंबी होगी, उसमें एक्सपेंशन भी ओवरऑल उतना ही ज्यादा देखने को मिलेगा। सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, उसके साथ आप एल लिख दीजिए। फर्स्ट पॉइंट लिखा ना, ओरिजिनल लेंथ, एल लिख दीजिए, एल। सेकंड पॉइंट, increase in temperature, that is delta T, capital T लिखते हैं, increase in temperature। तो दोनों चीजें ऑब्वियसली समझ में आती है कि जितनी बड़ी रॉड कंसीडर करोगे उसमें लेंथ उतनी बढ़ेगी, जितना आप टेम्परेचर ज्यादा बढ़ाओगे मॉलिक्यूल्स के बीच की सेपरेशन उतनी ज्यादा बढ़ेगी, तो इंक्रीज इन लेंथ भी उतना ज्यादा है। सो अब अल्टीमेटली लिख सकते हैं डेल्टा L इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T। लिखते हैं, शाबाश। इंक्रीज इन लेंथ है ना डेल्टा L, इंक्रीज इन टेम्परेचर, दोनों लिखिए। नहीं, ये दोनों हो गए ना, इसके बाद अलग से लिखिए। डेल्टा L इज प्रोपोर्शनल टू L, प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T। इसका मतलब आप लिख सकते हैं डेल्टा L इज इक्वल टू सर्टेन कांस्टेंट, इसे अल्फा बोलते हैं, अल्फा L डेल्टा T, अल्फा L डेल्टा T। क्रिश क्या रहेगा भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। फिर लिखिए इसके बाद बस डेल्टा L इज प्रोपोर्शनल टू L, प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T, सो इट इज इक्वल टू अल्फा L डेल्टा T। डन। अब यहां पे अल्फा इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन बोल देते हैं उसे। लिखिए शाबाश। हियर अल्फा, ये सिंबल बना देना, अल्फा, द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज नोन एज thermal coefficient of linear expansion, thermal coefficient of linear expansion। तो देखिए जरा इसकी वैल्यू क्या बनेगी, अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा L बाय L डेल्टा T। देखो ध्यान से, अल्फा क्या बन जाएगा, डेल्टा L अपॉन L और साथ में डेल्टा T डिवाइड।
तो देखो क्लियरली इसमें डेल्टा एल और एल दोनों की यूनिट्स एंड डायमेंशन सेम है, हट जाएगी डायमेंशंस, क्या बची सिर्फ डिवाइड बाय टेम्परेचर। तो पर डिग्री सेल्सियस या पर केल्विन इसकी यूनिट बन जाती है। तो लिख सकते हैं K-1 और डिग्री सेल्सियस -1, समझ सकते हैं, केल्विन -1 और डिग्री सेल्सियस -1। आई होप ये क्लियर हो आपको। यहाँ पे अगर आप फाइनल लेंथ निकालना चाहते हैं तो डेल्टा को क्या लिख सकते हैं, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ। तो लिख दीजिए ऑल्सो L माइनस एल नॉट, इनिशियल लेंथ को एल नॉट लिख देते हैं। अभी एल नॉट यहां भी लिख देना, हर जगह सेम चेंज करना पड़ेगा। इनिशियल लेंथ इसको तो एल कहते हैं, यहां पे एल नॉट आ जाएगा, नहीं ये ओरिजिनल लिख रहा है, सॉरी। तो L माइनस एल नॉट ये बिकम्स इक्वल टू अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। तो L क्या बन गया, L इज इक्वल टू एल नॉट प्लस अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। यहां से एल नॉट अगर कॉमन निकाला जाए तो एल नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो देखिए और लिखिए अच्छे से, एट द प्लेस जहां जहां आपने L लिखा था वहां पे पहले तो एल नॉट कर दीजिए, वो इनिशियल लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। अब डेल्टा एल को आपने लिखा L माइनस एल नॉट, यानी फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ। एल नॉट को राइट में ले गए तो L इज इक्वल टू एल नॉट प्लस अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। एल नॉट कॉमन निकाला, ये एक्सप्रेशन जो क्वेश्चन में काफी यूज होगा। L इज इक्वल टू एल नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अच्छे से याद करें, L इज इक्वल टू एल नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, ये तो था लीनियर एक्सपेंशन। अब लिखिए लिखिए सुपरफिशियल और एरियल एक्सपेंशन। एरिया के लिए सुपरफिशियल वर्ड यूज कर देते हैं, सुपरफिशियल और एरियल एक्सपेंशन और एरियल एक्सपेंशन। तो ऑब्वियसली उसमें क्या मेंशन करोगे कि एरिया बड़ा है, डेल्टा ए इज प्रोपोर्शनल टू इनिशियल एरिया एंड इज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेंपरेचर। तो ये मैं शॉर्ट में लिखवा देता हूं आपको, मेंशन करें करें शाबाश। इंक्रीज इन एरिया, increase in area depends upon increase in area depends upon number one initial area a naught लिख दीजिए, initial area a naught and change in temperature delta t। increase in area a naught and change in temperature delta t। डन है, चलिए अब इसके बाद देखो इंक्रीज इन एरिया और चेंज इन टेम्परेचर को आप कैसे कैसे लिंक करोगे, जैसे लेंथ वाली लिखिए डेल्टा ए इज प्रोपोर्शनल टू ए नॉट एंड इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा। तो लिख दें डेल्टा ए इज प्रोपोर्शनल टू ए, इट इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, ए नॉट एंड डेल्टा टी। और जब फाइनली मेंशन करोगे तो डेल्टा ए इज इक्वल टू अल्फा के प्लेस पे क्या आ जाएगा, बीटा, बीटा इंटू ए नॉट डेल्टा टी। ठीक है, डेल्टा ए इज इक्वल टू बीटा ए नॉट डेल्टा टी। तो ये बीटा क्या है, जो आपने अल्फा लिखा था वो क्या था, थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ये क्या है, थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ एरियल या सुपरफिशियल एक्सपेंशन। लिख दीजिए here beta is known as thermal coefficient of superficial expansion। thermal coefficient of superficial expansion। ठीक है, क्लियर। अब आप लिखिए डेल्टा ए को क्या लिख सकते हैं, फाइनल एरिया माइनस एरिया। आप बहुत जगह पाएंगे कि वो एरिया को ए लिखने के बजाय एस पे लिखते हैं, आपको इक्वेशन एस की फॉर्म में मिल सकती है, दैट्स इक्वल टू बीटा ए नॉट डेल्टा टी। तो ए क्या बन गया, ए इज इक्वल टू ए नॉट प्लस बीटा ए नॉट डेल्टा टी।
तो भाई ए बना, ए नोट कॉमन निकाल दो, 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, राइट। लेंथ में क्या आया था, L इज इक्वल टू L नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, एरिया में A इज इक्वल टू A नॉट इंटू 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। अच्छा, और बीटा कैसे डिफाइन करोगे, बीटा इज इक्वल टू, यहां से देखना ध्यान से इक्वेशन 1 से, डेल्टा A बाय A नॉट और साथ में डेल्टा टी। वहां पे क्या था, डेल्टा L बाय L डेल्टा टी, यहाँ पे डेल्टा A बाय A डेल्टा टी। तो फिर से दोनों के डायमेंशन सेम है, कैंसिल हो जाएंगी, बचेगा क्या, 1 अपॉन टेम्परेचर। 1 अपॉन टेम्परेचर क्या होता है, पर केल्विन और पर डिग्री सेल्सियस। तो ये एक इंपॉर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चन बन सकता है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन या थर्मल कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन या ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, क्या आ जाएगा, एसआई में पर केल्विन। याद रखना एसआई में पर केल्विन लिखना है, डिग्री सेल्सियस वहां पे एक्सेप्टेबल नहीं, केल्विन इज द एसआई यूनिट। डन, ऐसे ही वॉल्यूम को लिखना है, लिखें, लिखिए जरा, इंक्रीज इन वॉल्यूम, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, लीनियर हो गया, सुपरफिशियल हो गया, वॉल्यूम के बीच में, तो वॉल्यूमेट्रिक सेक्शन समझ रहे हो, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। सुस्ती आ रही है आज बहुत ज्यादा, नहीं आ रही, चलो वेरी गुड, मुझे लगा मेरी तरह तुम लोगों को भी आ रही होगी, लग रहा है मुझे सुस्ती आ रही है। वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, अब वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन में क्या बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा हर तरफ से, तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो भी सोच सकते हैं इनिशियल वॉल्यूम के और इंक्रीज इन टेम्परेचर। लिखे शाबाश, इंक्रीज इन वॉल्यूम is directly proportional to, increase in volume is directly proportional to number 1 initial volume, number 2 change in temperature। तो अब ऐसा देखो, जिनके ऑनलाइन एग्जाम हो रहे हैं वो तो मैनेज कर ही लेंगे, और जब तक ऑफलाइन एग्जाम का टाइम आएगा यानी 20 तारीख के बाद का टाइम आएगा तब तक मैं सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। तो फिर हम एक काम करेंगे, जो लास्ट वीक ऑफ दिसंबर आएगा है ना, या ये समझो कि लास्ट और सेकंड लास्ट के बीच का टाइम होगा, उसमें कुछ 4-5 दिन का आपको ऑफ दे दूंगा, देखते हैं तो उसके आसपास। सो वॉल्यूमेट्रिक चेंज में क्या है कि डेल्टा वी किसके प्रोपोर्शनल आ गया, वी नॉट के, और मेरा ऑफलाइन एग्जाम है 14 को, ये कौन सा स्कूल करवा रहा है उसकी कंप्लेंट कर दो। ऑफलाइन एग्जाम 20th से पहले 11th की क्लास के स्टूडेंट्स के नहीं हो सकते, 10th और 12th के सिर्फ, हाँ जिनके ऑनलाइन हम ऑनलाइन। ना 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 ना, एक मिनट, एक और कंफ्यूजन है कुछ बच्चों को कि सर 2 एग्जाम तो 20th से पहले और 4 एग्जाम 20th के बाद है, तो बिल्कुल क्लियर रखें, वो 2 एग्जाम ऑनलाइन हो के बाकी 4 ऑफलाइन हो, ये भी समझ के चलना। चलिए ठीक है, देखें हमारा डिस्कशन इसी का, मैंने आपको बता दिया क्या समझ के चलना पड़ेगा, और मैं सिलेबस किस तरह से आपको कंप्लीट करवा दूंगा। So delta V is proportional to V naught, it is proportional to delta T। अब आपकी स्पीड होनी चाहिए लिखने की, देखो मेरे को देखो मत, लिखते जाओ साथ साथ, वही चीजें बार बार रिपीट कर रहे हैं। गामा है, सो डेल्टा V बिल्कुल सही, इज इक्वल टू गामा V नॉट डेल्टा T। आप थोड़ा खुद से सोचोगे ना तो आपको इंटरेस्ट भी आएगा, जैसे सक्षम आज एकदम बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से फॉर्म में बैठा हुआ और समझ रहा है, और क्लास खत्म होते ही क्वेश्चन करेगा, देखिए। So delta V is proportional to V naught and delta T, so it becomes equal to gamma V naught delta T। तो आप समझ सकते हैं फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू गामा V naught delta T। So V बन गया V naught प्लस गामा V naught delta T, तो V बन गया V naught into 1 प्लस गामा delta T। 1 प्लस गामा डेल्टा, ठीक है। तो अल्फा बीटा और गामा आ गए, इन्हीं की वेट होती है ना, अल्फा बीटा गामा ने सारा बचपन जला डाला, ऐसे कुछ सुना था। तो देखिए अब गामा का एक्सप्रेशन क्या आएगा, याद करके देखिए, गामा का एक्सप्रेशन क्या आएगा इस इक्वेशन से, इट विल बी इक्वल टू डेल्टा V बाय V नॉट डेल्टा T। अब तो याद हो गया होगा यार, डेल्टा L बाय L डेल्टा T, डेल्टा A बाय A नॉट डेल्टा T, डेल्टा V बाय V नॉट डेल्टा T। सो इसकी भी यूनिट क्या बन जाएगी, केल्विन इनवर्स और डिग्री सेल्सियस इनवर्स। तो भाई कोई भी थर्मल कोएफिशिएंट हो, उनके लिए
टेम्परेचर इनकी जो यूनिट आएगी वो टेम्परेचर रिवर्स की आएगी, पर केल्विन या पर डिग्री सेल्सियस आएगी, अल्फा बीटा एंड गामा। नॉर्मल यूज कर सकते हो डिग्री सेल्सियस, बट भी स्पेसिफिकली पूछ ले एसआई तो पर केल्विन ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब जरूरत आती है अल्फा बीटा और गामा को कोरिलेट करने की। लिखिए जरा, लिखिए टू फाइंड रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा, टू फाइंड रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा करेंगे, पर एक बार में दो का निकल जाएगा ना, फिर अल्फा और गामा का करेंगे, वो होमवर्क के लिए दो इनफैक्ट। लिखिए रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा, तो इसके लिए कंसीडर करो कि भाई आपके पास ना एक स्क्वायर शीट है और उस स्क्वायर शीट की साइड एल है। लिखिए कंसीडर, तुम बार बार मोबाइल क्यों छेड़ रहे हो भाई, अभी तो टाइम पड़ा होगा ना, कोई क्लास के बाद आपसे डिस्कस करेंगे। लिखिए लिखिए कंसीडर ए स्क्वायर शीट, consider a square sheet of length L for which thermal coefficient of linear and superficial expansion B alpha and beta respectively, for which thermal coefficient of linear and superficial expansion B alpha and beta respectively। ठीक है, क्योंकि आप अल्फा बीटा को कोरिलेट करने वाले तो उनके बारे में बताओ दोगे ना, इसलिए फिर लिख दीजिए इनिशियल एरिया A is equal to L square, A is equal to L square। तो लिखिए let the temperature increases by delta T, let the temperature increases by delta T। तो उस समय एरिया क्या बन जाएगा, A into 1 plus beta delta T। नया एरिया कैसे निकालोगे, इनिशियल इंटू 1 प्लस बीटा डेल्टा टी इज इक्वल टू लेंथ में क्या करोगे, L इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, और इस पूरे का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, इधर L स्क्वायर लिख देता हूँ और इस पूरे का स्क्वायर। आया समझ में ठीक से आपको? देखो लविश क्लियर हो रहा है? L क्या था, L जो बनेगा फाइनल वाला L जो बनेगा वो दिस इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी बनेगा, लेकिन इसका स्क्वायर था ना, तो इसका भी पूरा स्क्वायर है, इसलिए ये था। अब एरिया तो L स्क्वायर के इक्वल होता है, इसलिए L स्क्वायर से A हो गया H। अच्छा आपको याद है बायनोमियल एप्रोक्सीमेशन की कोई चीज होती है ना? यहाँ देखिए ध्यान से, जो अल्फा बीटा गामा होता है इनकी वैल्यू बहुत ही स्मॉल होती है। आप लिख सकते हैं, लिखिए स्टार मार्क करके, अल्फा बीटा आर वेरी स्मॉल, अल्फा बीटा आर वेरी स्मॉल, मतलब 10 की नेगेटिव पावर्स में होते हैं, आर वेरी स्मॉल, hence we can apply binomial approximation, hence we can apply binomial approximation, binomial approximation। तो भाई इधर तो रह जाएगा 1 प्लस बीटा इंटू डेल्टा टी, दैट्स ओके। यहाँ पे क्या होगा, 1 प्लस ट्वाइस ऑफ अल्फा डेल्टा टी। अगर किसी को याद ना हो बायनोमियल एप्रोक्सीमेशन तो बता दूं, 1 प्लस x पावर n becomes equal to 1 प्लस n टाइम्स x, कब, अगर x is much smaller than 1। तो यहाँ पे 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी है, अल्फा बहुत ही स्मॉल है, तो ये टर्म सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म से काफी छोटी हो गई। जब ऐसा होता है तो इसे ओपन कर सकते हैं विद पावर मल्टीप्लाइंग हियर, दैट्स इट। सो 1 प्लस ट्वाइस ऑफ अल्फा डेल्टा टी, क्लियर है? 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, देखिए ध्यान से, 1 से 1 कैंसिल हो गया, यानी बीटा इंटू डेल्टा टी किसके इक्वल हो गया, ट्वाइस ऑफ अल्फा इंटू डेल्टा टी, डेल्टा टी की कैंसिल हो गया, सो बीटा की वैल्यू होगी ट्वाइस ऑफ अल्फा। कर लिया सॉल्व? देखिए फिर ध्यान से, आपने स्क्वायर शीट कंसीडर करी जिसके लिए अल्फा और बीटा डिफाइन थे, एरिया L स्क्वायर बन गया। अब टेम्परेचर जब इंक्रीज हुआ डेल्टा बीटा, तो एरिया क्या बन गया, A into 1 plus बीटा डेल्टा टी, और लेंथ क्या बन गई, L into 1 plus अल्फा डेल्टा टी, पर इधर लेंथ का स्क्वायर था तो ओवरऑल स्क्वायर किया आपने, L स्क्वायर एरिया होता है वो कैंसिल आउट हो गया।
1 प्लस बीटा डेल्टा टी बिकम्स इक्वल टू, अब ये 2 अंदर आके मल्टीप्लाई करता है, 1 प्लस ट्वाइस ऑफ अल्फा डेल्टा टी, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, बीटा डेल्टा टी इज इक्वल टू दिस, डेल्टा टी कैंसिल आउट हुआ, बीटा इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ अल्फा आ गया। ऐसे ही आपने घर से वॉल्यूम के लिए करना है। वॉल्यूम के लिए क्या करोगे, क्यूब कंसीडर कर लो, इसमें लिखा होगा, ठीक है, क्या कंसीडर करोगे, क्यूब, क्यूब पे वॉल्यूम लिखोगे, वॉल्यूम इज इक्वल टू एल क्यूब आ जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू एल क्यूब आ जाएगा, तो यहाँ पे आप जानते हैं v into 1 प्लस गामा डेल्टा टी आएगा, यहाँ पे एल क्यूब 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी क्यूब आ जाएगा, यहाँ 3 अल्फा आ जाएगा, तो गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा। आगे समझे? तो आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए कि जो जो वॉल्यूम वाला है गामा वो अल्फा का 3 टाइम्स है, और जो एरिया वाला है बीटा वो अल्फा का 2 टाइम्स। आसान है एकदम। तो इसका रिलेशन हम ऐसे याद करते हैं कि भाई अल्फा जो है वो बीटा बाय 2 और गामा बाय 3 होता है, ये आप चाहे तो लिख के रख सकते हैं, क्योंकि बीटा 2 अल्फा होना चाहिए और गामा 3 अल्फा, तो अल्फा क्या बन गया, बीटा बाय 2 एंड गामा बाय 3। तो होमवर्क लिख के नीचे अराउंड 6-7 लाइंस छोड़ दीजिए जिसमें आप अल्फा और गामा का रिलेशन भी डिराइव करेंगे, अल्फा एज वेल एज गामा। और अब मेरे साथ आ जाइए यहां, तो यहाँ पे लीनियर, सुपरफिशियल और क्यूबिकल एक्सपेंशन, ये सब वॉल्यूमेट्रिक या क्यूबिकल एक ही बात है, ये सब समझा रखे हैं इस पेज के ऊपर। देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज, उसमें लिखा हुआ है देखिए रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा, तो वो मैंने आपको करवा दिया सर। उसके बीच में एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है वो करवा देता हूं, लिखिए जरा। टू डिराइव एक्सप्रेशन फॉर, टू डिराइव एक्सप्रेशन फॉर thermal coefficient of cubical expansion, thermal coefficient of cubical expansion for an ideal gas at constant pressure, ये ध्यान से रख लेना, ideal gas at constant pressure, at constant pressure, ठीक है। तो अब सोचिए आइडियल गैस के लिए मैं एक इक्वेशन कल भी डिस्कस करी थी, आज भी लिखिए, क्या होती है, PV is equal to nRT, वेरी गुड, लिखिए जरा। फॉर एन आइडियल गैस we have PV is equal to nRT, nRT। अब लिख दीजिए let temperature changes by delta T, let temperature changes by delta T keeping the pressure constant, temperature changes by delta T keeping pressure constant। तो भाई टेम्परेचर चेंज करेगा तो और कौन सी चीज चेंज करेगी, वॉल्यूम भी चेंज करेगा, लिख दीजिए वॉल्यूम चेंजेस बाय डेल्टा वी, वॉल्यूम चेंजेस बाय डेल्टा वी। तो टेम्परेचर चेंज हुआ तो साथ में वॉल्यूम चेंज हो गया क्योंकि प्रेशर को आपने कंसीडर कर लिया कांस्टेंट। तो ये बन गया P into डेल्टा V is equal to nR डेल्टा, P into डेल्टा V is equal to nR डेल्टा। अब क्या करो, सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड करो, फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड, लिखिए डिवाइडिंग इक्वेशन 2 by 1, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 by 1, तो 2 को डिवाइड कर देते हैं 1 से, क्या बनेगा देखो यहां से, डेल्टा V by V is equal to डेल्टा T by T, डेल्टा V by V is equal to डेल्टा T by T। अच्छा अब सोच के बताओ गामा क्या होता है, गामा इज इक्वल टू, फॉर्मूला याद करो गामा का क्या था, जैसे अल्फा का था डेल्टा L by L अपॉन डेल्टा T, बीटा का डेल्टा A by A डेल्टा T, ऐसे ही गामा का क्या होता है डेल्टा V by V डेल्टा T, यही चाहिए ना आपको। तो देखिए डेल्टा V by V है, इस डेल्टा T को इधर ले जाऊं तो बन जाएगी बात, लिखिए डेल्टा V by V into डेल्टा T is equal to 1 by T, और भाई इसी को तो गामा बोलते हैं, सो दैट इज गामा इज इक्वल टू 1 by T। कितना आसान क्वेश्चन हो गया कि आइडियल गैस का कांस्टेंट प्रेशर पे अगर गामा बताना है तो भाई जो टेम्परेचर वो बोल रहे हैं ना उसको SI में कन्वर्ट करो, नहीं एब्सोल्यूट में कन्वर्ट करो और उसका इन्वर्स कर दो, तो ये 1 मार्क के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। आइडियल गैस का गामा क्या होता है 1 by T, राइट सेक्शन, बहुत बढ़िया।
1/t। अभी बताइए t को किसमें कंसिडर करना सक्षम, डिग्री सेल्सियस में या केल्विन में? तो कहाँ सुन रहे हो मेरी बात, ये तो मेरी परेशानी है। तेरे अलावा सारी क्लास बोलेगी केल्विन। You are such a smart guy. No, you need to put good attention in the class, right? So gamma is equal to 1/t. T stands for in Kelvin. Exact. Temperature in Kelvin. So gamma is equal to 1/t. चलो बढ़िया, सारी तू नरा भाई सुथरा है। तू और कौन? मैं तो हाँ, तो that is what I was saying. Everyone is smart in his her own way, his or her own way, right? तो तुझे भी तो मैं कितना प्रेस करता हूँ क्लास के अंदर कि तू जब आया था तो कितने अच्छे से कंट्रीब्यूट करता था, और अभी फिर से आई कैन सी दैट कंट्रीब्यूशन वंस अगेन। जैसे ही वो तेरा खास दोस्त धनंजय नहीं आता उस दिन तेरी कंसंट्रेशन अलग होती है। धनंजय है तो नहीं ऑनलाइन, मैं देखूंगा। हाँ चलो सही है, वो रिकॉर्डिंग भी नहीं देखता मुझे पता है। एनीवेज कमिंग बैक टू, थोड़ा बहुत मजाक हो गया, फाइनली फिनिश अप करते हैं लेक्चर को। अल्फा बीटा गामा आपको अच्छे से समझ में आ गया। लीनियर एक्सपेंशन, सुपरफिशियल एक्सपेंशन एंड वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, ये तीनों चीजें आपको क्लियर हो गई। उन तीनों का रिलेशन क्लियर हो गया। स्पेसिफिकली अगर एक क्वेश्चन आता है कि आइडियल गैस के लिए गामा की वैल्यू कितनी होती है, वो भी आपको निकालनी आ गई 1/t। ठीक है, अब इसमें एक और चीज है, देखो गामा की वेरिएशन दिखा रखी है, ये एग्जाम में बनानी नहीं आती, मैं सिर्फ आपको दिखा देता हूँ। ये गामा की वेरिएशन दिखा रखी है, देखा आपने गामा। अब पर इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्या अल्फा बीटा और गामा एक गिवन मटेरियल के लिए कांस्टेंट रहते हैं या वेरी करते हैं? मतलब अगर मैं वाटर के लिए अल्फा डिफाइन बीटा डिफाइन करूं सपोज, या गामा डिफाइन करूं, वाटर एक्चुअली क्या हो गया लिक्विड, तो उसका वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन ही डिस्कस हो सकता है, तो उसके लिए मैं गामा डिफाइन करता हूं। क्या वाटर का गामा हमेशा कांस्टेंट रहेगा या टेम्परेचर के साथ चेंज भी होगा? ऐसे ही हमने सपोज कॉपर डिफाइन कर लिया, कॉपर की तो वायर भी बन सकती है, शीट भी बन सकती है और क्यूब भी बन सकता है, तो वहां अल्फा बीटा गामा तीनों आ सकते हैं। तो क्या ये कांस्टेंट रहते हैं टेम्परेचर के साथ या वेरी करते हैं? वेरी करते हैं, वो वेरिएशन दिखा रखी है, दैट इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू शो। इट इज लाइक दिस, क्लियर हुआ? सो स्टार मार्क करके लिख दीजिए, अल्फा बीटा एंड गामा, अल्फा बीटा एंड गामा वेरी विद टेम्परेचर, वेरी विद टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर के साथ ये चेंज करते हैं। ठीक है, अब आप इसमें से क्या करेंगे, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन गिवन, पेज नंबर 7 पे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, ये आप खुद से कर पाएंगे, मेरे डिस्कशन की अभी जरूरत नहीं है। जैसे क्या क्या है इसके अंदर, एक तो वही जो कल बताया था, रेलवे ट्रैक्स में गैप क्यों छोड़ा जाता है, राइट, टू गिव सम स्पेस फॉर एक्सपेंशन ड्यूरिंग समर। ब्रिजेस में क्यों गैप्स होते हैं। और एक एग्जांपल, आजकल तो ये ऑब्सोलीट हो चुका है, दिखाई नहीं देता, घोड़ा गाड़ियां नहीं दिखाई देते ना, तांगे दिखाई नहीं देते ना, तो जो टांगे या तांगे होते थे उनमें जो गोल पहिया होता था वो वुडन होता था, और उसके ऊपर आयरन का एक रिम चढ़ाया होता था। वो रिम चढ़ाने का तरीका क्या होता था, जो साइज, ध्यान से सुनना, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी है एनसीईआरटी के अंदर, जो साइज वुडन व्हील का है, सपोज आर रेडियस, आप इसके ऊपर जो आयरन रिम फिट करना चाहते हैं उसकी रेडियस से कम कंसीडर करोगे, ज्यादा करोगे एग्जैक्टली इतनी करोगे, ज्यादा करोगे तो वैसे खुला पड़ा रहेगा। आप क्या करते हैं, इससे थोड़ी सी कम रेडियस का आयरन रिंग लेते हैं, स्लाइटली लेसर, आर माइनस डेल्टा, और फिर क्या करते हैं, उसे हीट अप करते हैं, वो एक्सपैंड हो जाता है। हीट अप करने से एक्सपैंड हो गया, एक्सपैंड होने के बाद उसको इसके ऊपर रख के और ठंडा कर देते हैं, तो क्या करता है, इसे ऑटोमेटिकली ग्रिप कर देता है, फिर उसमें कील ठोक देता है। आ रही है बात समझ में? इससे फिर वो आसानी से इसके ऊपर से उतरता है। आइए बात आपको, किसी भी चीज को अगर ग्रिप करवाना है किसी दूसरी चीज से, तो उसका साइज इससे थोड़ा छोटा बनाया जाता है, फिर उसे एक्सपैंड करवाया जाता है हीट अप करके, और इसके ऊपर मोल्ड किया जाता है, फिर वो ऑटोमेटिकली इसे ग्रिप करता है। तो ऐसा कुछ इसमें डिफाइन कर लेंगे आप। एक जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो एग्जाम में भी आता है, सोचो यार, ये जो घड़ियां होती है इनमें पेंडुलम होता है, आजकल तो नहीं होता, जो पहले घड़ियां होती थी उनमें बेसिकली जो इनिशियल बनी थी वो पेंडुलम वाली घड़ियां होती थी, बट क्वेश्चन आज भी चल रहे हैं तो हमें तो उसको समझ के चलना है। कोई बता सकता है टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, T इज इक्वल टू 2 बाय, आपने मन में बिल्कुल सही बताया, 2 बाय अंडर रूट ऑफ
L by G, this is the expression for the time period of pendulum. किया हमने इसके क्वेश्चंस पहले भी, राइट? सो अब यहाँ पे देखो लेंथ आगे भी कोई भी वायर आपने अगर यूज करी, कोई मटेरियल यूज किया है तो उसका कुछ तो लीनियर एक्सपेंशन होगा। जब सर्दियां आएंगी तो कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी और जब गर्मी आएंगी तो एक्सपेंशन हो जाएगी। तो मेरा आपसे ये फॉर्मूला सामने लिखा हुआ है, एक सिंपल सा सवाल है, अगर एक वॉच, राइट, एक वॉच सर्दियों में सही समय, पेंडुलम वॉच सही समय दिखाती है, तो गर्मियों में उसका दिखाया हुआ समय मतलब वो फास्टर चलने लगेगी या स्लोअर चलने लगेगी। एक घड़ी अगर सर्दियों में सही चल रही है तो वो गर्मियों में फास्टर चलने लगेगी या स्लोअर चलने लगेगी। लेट अस सी क्या होगा, देखते हैं। अगर आप समर की बात करेंगे या टेम्परेचर राइज करवाने की बात करेंगे तो लेंथ इंक्रीज कर जाएगी, लेंथ इंक्रीज करेगी तो टाइम पीरियड भी इंक्रीज करेगा, टाइम पीरियड इंक्रीज करेगा तो वो फास्ट चलेगी या स्लो चलेगी। टाइम पीरियड बढ़ गया, अब ज्यादा समय लगता है, आप ठीक बोल रहे थे पहले, उसमें स्टिक करो। देखो टाइम पीरियड कम होने का मतलब है जल्दी आना, टाइम पीरियड ज्यादा होने का मतलब है लेट आना आराम से। सो बिल्कुल सही आंसर किया था आपने, हालांकि वो एक तुक्का था बट फिर भी आई एम हैप्पी फॉर यू आंसर कि समर में टेम्परेचर बढ़ने से लेंथ बढ़ जाएगी, उससे टाइम पीरियड बढ़ जाएगा और पेंडुलम स्लो चलने लगेगा। सो स्लो चलने लगेगा तो कंपैरेटिवली सर्दियों में जो टाइम आपको दिखाई दे रहा था 5 मिनट हो गई, अब कितनी होगी 4 मिनट, क्योंकि वो स्लो चल रहा है। आ रही बात समझ में आपको? सो इसीलिए ऐसा मटेरियल यूज करना जरूरी है जिसका एक्सपेंशन या कंप्रेशन ना के बराबर हो। तो उसमें एक आंसर आता है स्पेसिफिकली इनबार। इनबार एक मटेरियल है जिसकी वायर यूज की जाती है, जिसका जो लीनियर एक्सपेंशन है वो ना के बराबर है। सो ये ऑल सीजन्स में आपको सेम वे में टेम्परेचर शो करेगा विदाउट एनी एरर। होप ये क्लियर हो आपको? तो मैं इसे बता देता हूँ कहां पर है, आप घर से कर लेंगे। देखिए क्लॉक पेंडुलम्स, फोर्थ पॉइंट, क्लॉक पेंडुलम आर मेड ऑफ इनबार, इनबार इज एन अलॉय, it has extremely small temperature coefficient of expansion, the length of inbar pendulum does not change with the change of season and clock gives almost correct time। वो आपको मैंने यहां से समझा दिया करेक्ट टाइम, ठीक है? बस एक लास्ट वाला देख लो, सिक्स्थ वाला, प्लैटिनम वायर इज यूज्ड फॉर फ्यूजिंग इनटू ग्लास। देखिए जहां पे आप ग्लास को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना चाहते हैं उसके अंदर कुछ मिक्सिंग की जा सकती है, वो मिक्सिंग किसकी करते हैं? प्लैटिनम। प्लैटिनम आ गया, हेलो तो दिख ही रहा था। हाँ जी हाँ जी, रिमूव की ऑप्शन नहीं आ रही। चलो ये तो हमारे लिए भैया कंपल्सन सी होगी सुननी, कोई मन में देता है कोई बाहर होता है ना, कोई बात नहीं। आजकल तो जो ओटीटी चैनल्स है उनके ऊपर भी अबव 13 अबव 14 में ये सब कुछ अलाउड रहता है ना। सो नेवर माइंड, ऐसे बेकार लोगों के लिए बिल्कुल अपने दिमाग को परेशान ना करें एंड लेट गो करते हैं। आगे चलते हैं। T इज इक्वल टू, पर ये था तुषार के नाम से T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L बाई G से आप समझ सकते हैं। अभी लास्ट में जो बात कर रहे थे हम लोग वो थी एग्जैक्टली प्लैटिनम वायर को लेकर, कि आप जब ग्लास को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो उसके अंदर कुछ मटेरियल डालना चाहते हैं। अब वो मटेरियल ऐसा होना चाहिए कि उसको अगर हीट अप कर दिया जाए तो वो उतना ही एक्सपैंड करे जितना ग्लास एक्सपैंड, क्योंकि अगर वो कम एक्सपैंड हुआ तो ग्लास को खींचेगा अपनी तरफ, और अगर वो ज्यादा एक्सपैंड हुआ तो ग्लास को बेंड करेगा। आई बात समझ में? सो ग्लास टूटे ना इजीली, इसके लिए उसके अंदर जो मिक्स करने वाली चीजें हैं वो सारी की सारी उसी कोएफिशिएंट की होनी चाहिए जितना ग्लास। फाइन, आई होप इट्स क्लियर टू यू, थैंक यू वेरी मच। ये कंप्लीट करें फिर परसों तक। थैंक यू।